जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक हैं। आज हम फोर्स एंड मोशन का टेस्ट डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिए। पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन द फिगर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है कि 360 डिग्री के लिए जो डिस्टेंस कवर होता है वो 2 पाई आर होता है। तो फिर जो है वो 1 डिग्री के लिए कितना होगा? 2 पाई आर ओवर 360 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए कितना होगा? 2 पाई आर ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 60। तो इससे अगर आप कैंसिल कर देंगे तो ये 60 आ जाएगा, बल्कि 6 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा। तो आंसर आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा? पाई आर बाई 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड of a circular track of radius 10 meter in 40 second. The distance covered by him in the 2 minute 20 second. तो ये 2 मिनट 20 सेकेंड में जो टोटल टाइम हो जाएगा वो 120 सेकेंड प्लस 40 प्लस 20। तो ये कितना हो जाएगा? 140 सेकेंड हो जाएगा। अब ये देखो, 40 सेकेंड को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें ना तो 120 होता है। इसका मतलब है 120 के बाद तो बॉडी जो है वो वापस आ जाएगी आपके पास दोबारा मीन पोजीशन पे। राइट। तो ये आप इसको लिख लेंगे 2 पाई आर। इसी तरीके से फिर ये 2 पाई आर हो जाएगा, फिर ये 2 पाई आर हो जाएगा, क्योंकि 3 रेवोल्यूशन है ना, 3 रेवोल्यूशन 120 में हो गए, और फिर आ जाएगा पाई आर। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 पाई आर। 7। नाउ पाई इज 22/7, और आर को आप क्या लिख लेंगे? रेडियस दिया हुआ है 10। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 220 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर मोशन ऑफ द कर्व पाथ विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वैसे तो हमेशा लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस होता है, लेकिन अगर पाथ लीनियर नहीं है, इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया, तो फिर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो लेस देन जो है वो डिस्टेंस होगा। तो इसका बीटा ऑप्शन आ गया। इसका मतलब है रेशियो लेस देन 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो देन द डिस्टेंस कवर्ड, इसका मे और मे नॉट भी जीरो आएगा। देखें, जो डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है वो दो सूरतों में जीरो होती है। एक तो बॉडी क्लोज पाथ में मूव कर रहा हुआ हो, तो फिर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, और अगर बॉडी रेस्ट में रहा है तो फिर भी जो है वो डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। लेकिन अगर बॉडी रेस्ट में है तो इस केस में डिस्टेंस जीरो होता है, और अगर बॉडी क्लोज पाथ में मूव करता है तो इस केस में डिस्टेंस जो है वो नॉन जीरो होता है। इसलिए हम इसको मे और मे नॉट भी देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। टू प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड विद एंगल्स द सेम वेलोसिटी, द एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन वुड बी। सेम अगर रेंज है तो आपको पता है ऐसे एंगल होंगे जिनका सम 90 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो उसका जवाब जो है वो बीटा आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोजेक्टाइल? इनिशियल वेलोसिटी इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल। ये गलत है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बाज का जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होते हैं उनकी इनिशियल वेलोसिटी इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल नहीं होती। जीरो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट जो है, ये तो जो बॉडी को अगर आप स्ट्रेट फेंके उसकी भी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो होती है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, ये सिर्फ एक ही केस में होता है, जो कि प्रोजेक्टाइल जब हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तब होता है ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान 90 का एंगल। तो इसमें कोई भी इसेंशियल नहीं है, तो डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा। इसेंशियल क्या होती? फॉर एग्जांपल कांस्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वो इसेंशियल हो जाती। रेंज एंड हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर इक्वल एट एन एंगल ऑफ, ये थीटा बराबर है 76 डिग्री होता है, जिस पे रेंज और हाइट बराबर होती है। तो इसको आप tan इनवर्स 4 भी लिख सकते हो। तो इसके लिए इसका जवाब जो है वो डेल्टा आ गया। ABCD is a square of side A. Body starts A and reaches C through the indicated path. The ratio of the displacement to distance. बॉडी यहाँ से यहाँ गई फिर इधर आई, अगर आपने डिस्टेंस देखना है तो फिर जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा? 2a आ जाएगा। लेकिन अगर आपने डिस्प्लेसमेंट देखना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के
ये जो हाइपोटेन्यूस है ये स्क्वायर रूट 2 इंटू ए हो जाएगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू ए। तो अब अगर इसका रेशो लेंगे तो वो डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा 1/√2। A particle is constrained to move on a straight line. It returns to the starting point after 10 seconds. The total distance covered by the particle during this time is 30 मीटर। अब क्योंकि आप देखें कि बॉडी जहां से चली थी वहीं पर वापस आ गई है, तो इसका मतलब है कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है। हाँ, जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है इस केस के अंदर वो उसने दिया हुआ है 30 मीटर है। Which of the following statement about the motion of the particle is true? Displacement of the particle is zero, ये बिल्कुल सही है। Average speed of the particle is 3, ये देखिए डिस्टेंस जो है वो 30 है, टाइम जो है वो 10 है, तो एवरेज स्पीड वाकई 3 मीटर पर सेकेंड है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 30 मीटर, ये गलत है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, बिकॉज बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया, तो इसका जवाब डेल्टा ऑप्शन बनेगा। body moves from point A to B, the magnitude of displacement। तो magnitude of displacement का जो एक सिंपल फार्मूला होता है डायरेक्ट, वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो दिस इज योर x2, दिस इज योर x1, दिस इज योर y2, दिस इज योर y1। कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। चार्ली ऑप्शन विल बी द आंसर। If two bodies are moving with velocity u and v at right angle, the relative velocity of one body with respect to other। relative velocity जो है उसका फॉर्मूला होता है v1 स्क्वायर v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos ऑफ थीटा। ठीक है जी। तो इसमें देखिए कि राइट एंगल है तो थीटा 90 डिग्री पुट कर देंगे, तो फिर आपके पास जो आंसर है वो डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। कार रन एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर टेकिंग 6.28 सेकेंड ऑन ईच लूप। द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच कंप्लीट लूप। अब ईच कंप्लीट लूप में डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर आप यहाँ से चले हैं एक पूरे चक्कर के बाद आप यहाँ आ गए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। और जहाँ तक आपकी बात रहेगी एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड है 2πr/t, क्योंकि एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस जो है वो हमारे पास एक पूरे रेवोल्यूशन में 2πr होता है, तो 2πr जो है दैट विल बी 10 है हमारे पास। टाइम जो है वो 6.28 है। ये 6.28 2 पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज पाई 3.14, तो नेट आंसर आपके पास 10 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी। तो देखिए अगर v1 v2 के बराबर है तो फिर v1 जो है वही v2 है और वही फिर क्या होगी, एवरेज भी होगी। बिकॉज अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू तब्दील ना हो रही हो तो फिर जो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है उसकी एवरेज भी वही होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। द बॉडी हैविंग जीरो, ये हमने करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नॉट नेसेसरली हैव जीरो एक्सेलरेशन, बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, मूव कर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 है, तो आपने उसके ऊपर 2 सेकंड फोर्स लगाई और वो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। इस केस में देखें वेलोसिटी तो जीरो हो गई है बट एक्सेलरेशन जो है अगर आप कैलकुलेट करें इट वोंट बी जीरो। बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नेसेसरली हैव जीरो एक्सेलरेशन, ये ठीक है कि क्यों अगर वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब ये होगा डेल्टा वी जीरो है, तो फिर इसका मतलब है कि ए जो है वो जीरो है। तो ये बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नेसेसरली, ये नेसेसरली की वजह से ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो अगर वेलोसिटी जीरो हो तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो, ऊपर हमने देखा है। तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये नेसेसरली अगर ना होता तो ये करेक्ट स्टेटमेंट थी। और इसी तरह से बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड कैन हैव ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड हो तो उसका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म जो है वो आपने यूसीएम में देखा होता है। A body having non-uniform velocity will have zero acceleration।
तो अगर बॉडी की वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, फिर एक्सेलरेशन जो है वो नॉन जीरो होगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें अल्फा है। A boy is running over a circular track with uniform speed of 10 meter per second. What is the average velocity of the movement of the body from A to B? तो अगर आप A से B की तरफ जाएंगे तो फिर एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ गया 2r/t। r क्या है आपके पास 20 है, और टाइम कितना है, टाइम जो है वो आपके पास हमें निकालना पड़ेगा। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अगर स्पीड आपके पास दी हुई है तो s बराबर है vt से, t बराबर है s/v। तो जो आपके पास डिस्टेंस होगा वो होगा पाई r ओवर जो v है वो आपके पास 10 दी हुई है। तो ये टाइम हो जाएगा, टाइम को यहाँ लिख लें पाई r/10, तो वो 10 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि r इज 20, तो ये आ जाएगा 2 × 20 × 10/पाई × 20। 20 से कट जाएगा तो ये 20/पाई आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अ पार्टिकल पी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी वी आई एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, अनदर पार्टिकल क्यू इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। तो हमने मालूम किया करना है द नेसेसरी कंडीशन फॉर विच द टू पार्टिकल्स टू कोलाइड एट द हाईएस्ट पॉइंट। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ये हाईएस्ट पॉइंट पर टकराएं तो इसकी जो वेलोसिटी है इसका y कंपोनेंट जो है v1y जो है वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर लेके जाएगा इसका y कंपोनेंट और ये v2 इसको ऊपर लेके जाएगी। तो v1y बराबर किसके होगा, v1 साइन 30 बराबर है v2 साइन 30 इज 1/2। तो आपके पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा v1 इज जो है v1, ये टू को उधर ले जाएं तो v1 बराबर है 2v2। चार्ली ऑप्शन आ जाएगा। वन बॉल इज अलाउड टू ड्रॉप फ्रीली एंड अदर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। एक बॉल को आपने ऐसे फ्रीली थ्रो किया, दूसरी को आपने ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। टाइम ऑफ लाइट जो है वो 2y/g होता है, यानी कि वो सिर्फ इस हाइट पे डिपेंड करता है, और हाइट दोनों की बराबर है इसलिए टाइम ऑफ लाइट भी बराबर होगा। The free fall trajectory of an object thrown horizontally from the top of the building as shown. Which set of arrows best represents the corresponds to the direction and velocity or direction of velocity and the acceleration। ये देखिए यहाँ पर जो velocity होगी वो टेंजेंट टू दी ऑब्जेक्ट होगी, ये होगी, और जो एक्सेलरेशन होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहता है हर वक्त, वो ये होगा। तो ये जो है अल्फा इसको सूट करेगा। At the top of the trajectory of the projectile, the direction of velocity and acceleration। ये देखिए कि ये जो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री है, टॉप पर इसकी जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है, एक्सेलरेशन जो है वो इस तरफ है, क्योंकि टॉप पर वाई कंपोनेंट 0 हो जाता है। तो एंगल जो है वो आपके पास 90 डिग्री बनेगा, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा। बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, रीचेस its maximum height and then fall back if air resistance is negligible। its acceleration is same at all the point। बॉल की पूरे पाथ के दौरान जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहता है और वो g के बराबर रहता है। A body is moving with velocity 30 मीटर पर सेकेंड towards east, यानी कि v1i आपके पास v1 जो है इसको इस तरह कर लेंगे कि v1 आपके पास है 30i। आफ्टर 10 सेकेंड दिस वेलोसिटी चेंजेस टू v2 आपके पास आ जाएगा 40j। तो एवरेज एक्सेलरेशन, अब देखें एवरेज एक्सेलरेशन होता है डेल्टा v ओवर डेल्टा टी। डेल्टा v होगा v2 माइनस v1। पहले इसकी वेक्टर फॉर्म आएगी आपके पास 40j माइनस 30i। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लें तो वो 50 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो ये 50 ओवर टाइम कितना है आपके पास 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। विच है व्हीकल हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखिए इस पर सिंपल आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालना है, लगाना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 23 देखेंगे ना, बिकॉज के जो हाइट है वो बराबर है और एच बराबर है 1/8 g t स्क्वायर। अगर हाइट बराबर है तो टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जारी बात है सी की ज़्यादा है, क्योंकि सबसे आगे क्या है लॉन्च स्पीड भी फिर सी की ज़्यादा है, क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड ज़्यादा है। तो ये इसका ऑल आंसर आ जाएगा। Projectile is thrown into space so as to have the maximum possible range of 400 meter।
taking the projection as the origin, the coordinate of the point where the velocity of the projectile is minimum. देखिए velocity of the projectile जो minimum होती है वो होती है highest point पे, और हाईएस्ट पॉइंट पे जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ये होते हैं r/2 × h, राइट। अब प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है 45 डिग्री से। ये जो उसकी हाइट है, ये जो है ये हाइट h किसके बराबर होगी? एट आपको पता है कि थीटा बराबर है 45 डिग्री, r बराबर है 4h, तो h बराबर आ जाएगा r/4। तो इस h की जगह पर आप r/4 भी लिख सकते हैं। अब रेंज जो है मैक्सिमम वो 400 है, तो ये वाला फासला r/2 है जो x वाला फासला है, तो 400/2 और फिर साथ 400/4, तो ये 200 और 100 आ जाएगा। At which point the angle between horizontal component of velocity and acceleration is 90 डिग्री। ये हर पॉइंट पर ही 90 डिग्री रहता है क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ने हमेशा ऐसे रहना है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ने हमेशा ऐसे रहना है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री। The acceleration time graph of the body is shown. The most probable velocity टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पर देखिए जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है वो भी इंक्रीज करेगा। यहाँ एक्सेलरेशन जीरो हो गया, इसका मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप भी जीरो हो जाएगा, तो ये चार्ली ऑप्शन राइट ऑप्शन आएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द टू मूविंग पार्टिकल ए एंड बी इज शोन, देन विच वन इज ट्रू? तो अब आप ये देखिए कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है। जो ग्राफ डिस्प्लेसमेंट एक्सिस की तरफ ज्यादा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो इसका जवाब होगा अल्फा ऑप्शन, वी बी ग्रेटर देन वी है। यूनिफॉर्म मोशन इन द फॉलोइंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। देखिए यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन जीरो हो। अब आपने हो सकता है कि इसको ये लगाया हो, लेकिन इसमें तो एक्सेलरेशन 10 है, तो इसका जवाब ये रीजन था ए बी, क्योंकि ओरिजिन पे यहाँ पे जीरो है। वैसे ही आपको पता लग गया कि ये -5 है, ये +5 है, ये जीरो है, तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसलिए हमारा रीजन जो है वो ए बी आएगा। द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द टू बॉडीज ए एंड बी, तो आपको पता है कि A1/A2 बराबर होता है टेंजेंट θ1/टेंजेंट θ2। लेकिन ये थीटाज जो होते हैं ये एक्स एक्सिस से होते हैं, तो ए का एक्स एक्सिस से ये एंगल 60 डिग्री का आएगा, तो ये आ जाएगा tan 60/tan 30। नाउ tan 60 इज √3, tan 30 इज 1/√3, तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट देखेंगे, कार मूव्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल रोड विद स्पीड 1v एंड 3v, assuming identical conditions, the ratio of the shortest distance in which the car stop। तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी के। अब आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ये देखिए ये v से क्या हो गई है? 3v हो गई है, तो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 3v हो गई है तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये 1/9 आ जाएगा। If a body starting from rest travel 150 meter in 8 second, assuming the motion to be uniform its acceleration, तो इसका शॉर्टकट फार्मूला किसी भी पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड का ये होता है a/2 × 2n-1। अब क्योंकि बॉडी रेस्ट में है तो ये जीरो हो गया, तो ये आ गया s बराबर है a/2 × 2n-1। तो n यहाँ पर जो है वो 8 लगाएं, 8 सेकंड, और ए हमने मालूम करना है, एस यहाँ पर जो है वो 150 मीटर लगाएं, तो यू विल गेट द आंसर ऑफ अल्फा। A heavy ball falls freely starting from rest between the third and fourth second of the time interval। ये डिस्टेंस कवर्ड इन दी फोर्थ सेकंड है, तो इसका शॉर्टकट फार्मूला अभी जब इस तरह हमने पिछला सवाल डिस्कस किया, यहाँ 4 लगाएं, 4 टू द 8, 8 - 1 7 आ जाएगा, इधर 5 पड़ा हुआ है, सो 7 5 का क्या आ जाएगा? 35, तो नियरेस्ट 34.3 है। A body of mass 40 gram is moving with constant velocity of 2 centimeter per second on a horizontal frictionless table. The force on the table। तो देखिए कि जो बॉडी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मूव कर रही है उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मूव करने के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं है, तो इट विल बी जीरो डाइन। अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय द बैलेंस फोर्सेस, तो अगर फोर्सेस बैलेंस हैं इसका मतलब है कि नेट फोर्स जो है वो जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब है कि नेट एक्सेलरेशन भी जीरो है।
A projectile is fired at 30 degree with momentum p, neglecting air friction. The change in kinetic energy when it returns to the ground. तो आपको पता है कि जो प्रोजेक्टाइल की चेंज काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग पॉइंट पे होती है वही एंडिंग पॉइंट पे होती है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होता है, जीरो। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ स्ट्रिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। एक फोर्स इधर लग रही है 10 न्यूटन की, एक फोर्स इधर लग रही है 10 न्यूटन की। तो रस्सी में जो टेंशन होगी वो जीरो नहीं होगी, रस्सी में टेंशन भी 10 न्यूटन होगी, क्योंकि ये वाला पार्ट ऑफ द फोर्स इधर टेंशन कॉज कर रहा है और ये वाला पार्ट ऑफ द फोर्स इधर टेंशन कॉज कर रहा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर दो फोर्सेस इक्वल ना हो तो टेंशन क्या होगी, अगर दो फोर्सेस इक्वल ना हो तो फिर टेंशन होती ही नहीं है। इसलिए उसके लिए जरूरी होता है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए कि एंगल्स दिए हुए हैं 60 एंड 30 डिग्री। अगर 60 एंड 30 डिग्री आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेंज क्या होती है, वो सेम होती है। तो अल्फा ऑप्शन आ जाएगा इसका। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ मूविंग प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन, तो ये रेंज का फार्मूला है, इसमें से आप देखिए vi² / g इंटू साइन 2 थीटा। अब आप देखिए कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है, बी एंड सी पे, both velocity and the angle. Speed of the projectile at its maximum height is square root 3 times by its initial speed. तो देखिए फॉर्मूला होता है वी एच बराबर है वी आई कॉस थीटा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड उसने कहा है √3/2 ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। तो यहां से ना आपको एंगल ऑफ लॉन्च मिल जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 होती है 30 डिग्री पे। ये एंगल ऑफ लॉन्च मिल गया। अब अगर आपने रेंज लेनी है तो ये फार्मूला आ जाएगा vi²/g इंटू साइन 2 इंटू 30। तो साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 जो होता है वो स्क्वायर 1/साइन 60 जो है वो √3/2 होता है। तो फिर ये अल्फा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट 98 मीटर पर सेकेंड, releases an object, reaches the ground in 10 seconds, the angle made by while hitting। तो एंगल होता है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। तो वी एफ एक्स तो ये दी हुई है क्योंकि वही होगी जो वी आई एक्स थी। वी एफ वाई मालूम कर लेते हैं, वो होती है वी आई प्लस जी टी। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का ये सवाल है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, तो वी एफ किसके बराबर आ गया, जी टी के बराबर आ गया। ये 9.8 इंटू टी क्या है आपके पास 10 है, तो आंसर कितना आ गया 98 मीटर पर सेकेंड। तो 10 इनवर्स वी एफ वाई आपके पास 98 है, और ये जो है वो वी एफ एक्स तो वैसे ही 98 थी, कैंसिल आउट हो गया। टेंजेंट इनवर्स आपको पता है 145 डिग्री पे होता है। Constant retarding force of 15 Newton is applied on a 50-20 kg body moving initially with a speed of 15 meter per second. How long does the time body take to stop? तो असल में ये फार्मूला है, ये न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, और आपने इसमें वी एफ को जो है वो जीरो पुट कर देना, तो आपको यहाँ से टाइम निकालने में आसानी हो जाएगी। तो ये इसका जवाब अल्फा आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस होता है, या डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। द collision a heavy steel ball of mass greater than 1 kg with a mass with a speed of 2 meter per second collides head on with a stationary ping pong ball less than 0.1 ग्राम। द collision, अगर आपको याद होगा इलास्टिक collision के 4 केसेस, तो उसमें ये चौथा केस अप्लाई होगा इसमें, और उसमें V2 डैश जो है वो 2v1 होती है। तो 2 इंटू V1 क्या थी, 2 थी, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। A shell initially at rest explode into two pieces of equal mass, then the two pieces move with the same speed and opposite direction। क्योंकि मोमेंटम कंजर्व करना है, अगर पहले मोमेंटम जीरो था तो अभी भी मोमेंटम जीरो होना चाहिए। इसको आप सेम जो है वो सेम वेलोसिटी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। आपने मैस ऑफ द गन मालूम करना है, बुलेट का मैस, वेलोसिटी दी हुई है, और रिकॉइल वेलोसिटी भी दी हुई है। तो इसका रिकॉइल वेलोसिटी का एक फार्मूला आपकी बुक में लिखा हुआ है, m/t जो है
ये आपके पास रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है, वी डैश बराबर है एम वी ओवर कैपिटल एम। ये बुलेट का मैस और बुलेट की स्पीड है, ये बुलेट जो गन का मैस है। तो यहाँ से आप मैस ऑफ द गन निकाल सकते हैं, एम वी ओवर वी डैश। तो ये चार्ली ऑप्शन आ जाएगा। Bullet is fired from the rifle which recoils after firing. The ratio of the kinetic energy of the rifle to that of the bullet. देखिए फायर जब आप करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो राइफल की कम होती है, जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट से। तो अगर कम होती है तो फिर राइफल टू बुलेट का रेशियो लेस देन 1 आएगा। फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इफ अप्लाइड फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स इज एब्सेंट, तो फिर क्या होगा, अगर फोर्स एब्सेंट है, अगर फोर्स जीरो है तो डेल्टा पी जीरो होगा और पी जो है वो कांस्टेंट होगा। और अगर फोर्स जीरो है, इसका मतलब है कि आपको पता है कि फोर्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी लिखते हैं, तो वो भी जीरो होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें चार्ली है। Toy car of mass 4 kg moving with speed 2 meter per second collides elastically with a stationary car of mass m2 kg and remain attached. The combined momentum, पहले तो आप कॉमन वेलोसिटी निकाल लेंगे। कॉमन वेलोसिटी निकालने का फार्मूला ये है m1v1 प्लस m2v2 ओवर m1 प्लस m2, राइट। तो अगर आप इसमें v2 को जीरो पुट करेंगे तो v डैश आ जाएगा, फिर आप p इज इक्वल टू एम वी डैश करेंगे तो मोमेंटम बन जाएगा। और इसको करने का एक दूसरा आसान तरीका ये भी है कि ये देखिए, ये शुरू का मैस है, ये शुरू की स्पीड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि शुरू वाला मोमेंटम फाइनल वाले मोमेंटम के बराबर रह जाता है, तो वो आ जाएगा 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। 49 देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फोर्सेस में नॉट बी रिक्वायर्ड। तो अगर आपने बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट रखना है तो उसके लिए फोर्स नहीं चाहिए। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। और लास्ट क्वेश्चन, बॉल ऑफ मैस m traveling with velocity 5 he collides with the and sticks to a ball of mass 5 m traveling in the same direction their common velocity। तो इस पर यही फॉर्मूला लगाना है। अभी हमने जो कॉमन वेलोसिटी की बात की थी m1v1 प्लस m2v2 ओवर m1 प्लस m2। तो dear student, this was the discussion of today's test. I hope कि आप you have cleared your confusion. तो if there is any question तो I am available, तो you can ask it again. ओके, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों ने दोबारा कहा, तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम चलते हैं। Here is the question number 15. तो ये देखिए बेटा, इसकी एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट का तो कोई इशू नहीं था, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है 2r। अभी हमने टाइम निकालना था, टाइम। अब टाइम हमने निकाला यहाँ से, s बराबर है vt से, t बराबर है s ओवर v। अब क्योंकि हाफ सर्कल में डिस्टेंस कवर्ड जो है वो पाई आर है, पाई आर ओवर 10 आ गया। इस टाइम को बस यहाँ पे पुट करके फिर हमने इसको वैल्यूज रेडियस की पुट करके सॉल्व किया है, तो हमारे पास आंसर जो है वो 20/पाई आया है। Stars Academy Multan Campus, Pakistan's #1 entry test preparation academy.